नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम पिछली पाठों के जैसे हिंदी क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के पाठ 9 की कहानी लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। लखनवी अंदाज के लेखक यशपाल हैं। सर्वप्रथम हम सभी यशपाल के जीवन चरित्र को, जीवन परिचय को पढ़ें और जानें। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सारोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यानी यशपाल जो भी लिखते हैं बहुत ही सरल और स्वाभाविक सजीवता के साथ लिखते हैं। आइए समझें लखनवी अंदाज इस पाठ का मुख्य भाव। लेखक ने इस पाठ को लिखने के समय क्या उनके मन में भावना थी। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग, यानी यह जो पाठ है वह एक व्यंग चित्र है, यानी कि किसी विषय पर, किसी विचार पर व्यंग लेखक का व्यंग रूप है। यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यहाँ एक शब्द है कथ्य। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, यानी कहानी लिखने का कोई ना कोई तो कारण होना चाहिए, कोई ना कोई तो घटना होनी चाहिए। उस घटना को ही जब आगे संस्मरित किया जाता है तो वह कहानी बनती है। तो वही कहते हैं कि बिना किसी कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। और साथ ही एक और बात कहते हैं कि कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यानी एक देश, उसकी संस्कृति के अंदर भी एक नई किस्म की संस्कृति, जिसको हम लोग अब इस पाठ के माध्यम से समझेंगे कि लेखक यशपाल हमें किस परजीवी संस्कृति के बारे में बताना चाहते हैं। लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। यानी एक रेलगाड़ी है, वह अब चलने के लिए, जो पहले तो भाप के इंजन हुआ करते थे ना, तो इंजन के ऊपरी हिस्से से धुआं निकलता था और तेज आवाज़ होती थी। उसे ही लेखक कह रहे हैं फुकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकेंड क्लास का ही ले लिया। यहाँ ध्यान दीजिए, जिस कथ्य के बिना कहानी लिखी जा सकती है उसका जिक्र यहाँ उन्होंने आरंभ कर दिया है कि लेखक के पास कोई
आधार नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था जिस पर वो कहानी लिखते, तो वो जो है कहानी खोजने निकल पड़े कि कहानी कौन सी कहानी लिखी जाए। इसके लिए उन्होंने ट्रेन को चुना और सेकेंड क्लास का टिकट कटाकर खिड़की की तरफ बैठ गए और कहानी सोचने लगे, खोजने लगे और साथ ही पेड़ पौधे, प्राकृतिक दृश्य को भी देख रहे थे। गाड़ी छूट रही थी। सेकेंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। फिर देखो ट्रेन के अंदर का चित्रण हो रहा है, चित्र बन रहा है। डब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। देख लो यहाँ इस पैराग्राफ से हमने क्या देखा, एक चित्र देखा। क्या था चित्र कि लेखक जो है, ट्रेन खुलने वाली थी, सेकेंड क्लास डब्बा था यानी पैसेंजर ट्रेन थी, उसमें वो दौड़कर कूद के चढ़ गए और ट्रेन की बोगी खाली थी, लेकिन एक व्यक्ति जो है लखनवी अंदाज में सिर पर टोपी पहने पालथी मार के बैठे हुए और सामने सीट पर तौलिए पर खीरा, ककड़ी समझता ना, खीरा के को छिलकर टुकड़ा करके रखे हुए थे। अचानक लेखक को ट्रेन में चढ़ते देखकर वो संकोच में पड़ गए कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये आदमी ट्रेन में बैठकर नवाब है और खीरा खा रहा है। ऐसा सोचकर उनके मन में चल रहा था, उस नवाब के मन में। ठीक है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। संगति यानी एक दूसरे व्यक्ति पैसेंजर को उनके सीट के सामने बैठते देख करके उसके प्रति कोई रुचि नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली, यानी नवाब साहब को देखना बंद कर दिया। थाली बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा करने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकेंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? ऐसा कौन कह रहा है? कोई कह नहीं रहा है, लेखक सोच रहा है कि नवाब साहब का यही स्थिति होगा। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी लेखक देख रहा था। हम यहाँ मतलब लेखक। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? इस बात को ध्यान रखना, ये सब प्रश्न में आएगा कि नवाब साहब ने लेखक को पहला संबोधन में क्या कहा। संबोधन में कहा आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। यहाँ शौक फरमाएंगे यानी खीरा खाना पसंद करेंगे। ये नवाबी अंदाज है, लखनवी अंदाज। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाएं। यानी लेखक ने भी नवाबी अंदाज में उसी की भाषा में कहा शुक्रिया यानी धन्यवाद, किबला शौक फरमाएं। किबला यानी आप खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की के बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छिलकर फांकों को
करीने से तौलियों पर सजाते गए। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि नवाब साहब ने किस प्रकार खीरे को काटा और रखा। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। हाजिर कर देते हैं मतलब दे देते हैं। किसके साथ? खीरे खरीदने के साथ। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। उनके प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि वह प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पलवित हो रहा था। इस लाइन का मतलब है कि नवाब साहब जो खीरा छिलकर प्यार से काट के रख रहे थे, उस पर नमक और मिर्ची की बुकनी बुरद रहे थे, यानी छिड़क रहे थे, और उनके मुंह में जो खीरे का रसास्वादन है, यानी खीरा खाने के बाद जो स्वाद आने वाला है, उसके भाव से मुंह में पानी भर रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह, शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यहाँ पर वल्लाह मतलब वाह हुजूर, एक खाइए। और उन्होंने खीरे के प्रजाति के बारे में बताया कि यह लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। पनियाती फांके मतलब जब खीरा के ऊपर अगर नमक छिड़क दो, थोड़ी देर के बाद उससे पानी निकलने लगता है, छूटने लगता है। लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक के मन में खीरा खाने की इच्छा हो गई थी, लेकिन वो इनकार कर चुके थे एक बार कि नहीं नहीं आप खाइए। तो दूसरी बार वो कैसे खा लेते? आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। यहाँ देखो 3-4 शब्द हैं नए। तलब, तलब यानी वो जैसे खाने की इच्छा, तलब यानी खाने की इच्छा नहीं हो रही, और साथ ही साथ मैदा जरा कमज़ोर है। मैदा यानी पेट, मैदा भी जरा कमज़ोर है, यानी पेट थोड़ा कमज़ोर है। किबला यानी आप, शौक फरमाएं यानी कि खुद खाएं। नवाब साहब ने संतृप्त आंखों से नमक मिर्च के संजोग से चमकती, यानी नमक मिर्च लगा हुआ खीरा जो चमक रही थी, फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दृढ़ निश्वास लिया। दृढ़ निश्वास यानी एक लंबी श्वास को छोड़ा। निश्वास करना यानी श्वास को छोड़ना। दृढ़ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलके मूंदे। देखो, मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया, छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि नवाब साहब खीरे का स्वाद कैसे ले रहे थे, खाकर या सूंघकर। सूंघकर वो हर खीरे को अपने नाक तक लाते और खीरे के स्वाद का अनुमान लगाते, उसे सूंघते हुए, और अनुमान लगाने पर उनके मुंह में जो पानी भरता उसे वो गटक जाते और खीरे को खिड़की के बाहर फेंक देते। आखिर ये प्रश्न आता है कि नवाब साहब इतना प्यार से खीरा को छिला, उस पर नमक मिर्च का बुरादा लगाया और उसे बिना खाए केवल सूंघ कर खिड़की के बाहर क्यों फेंक देते हैं? इसी बात को लेखक चित्रित करते हैं कि यह एक परजीवी संस्कृति है। यानी भूख लगी है, खाने की इच्छा है, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं नवाब हूँ, खीरा नहीं खाता, यह अपदार्थ है, इस तरह का तुच्छ चीज मैं नहीं खाता और उसको केवल सूंघकर मैंने खा लिया है, ऐसा लेखक को वो दिखाना चाहते थे।